धर्मा का महायुद्ध अनकही कथा भाग 2 साइंस फिक्शन स्टोरी अध्याय 31 विद्रोह की चिंगारी। मजौलिन अपने महल के नियंत्रण कक्ष में बैठा उन दृश्यों को देख रहा था जो सैकड़ों ड्रोन कैमरों ने कैप्चर किए थे। वीडियो की हर फ्रेम में बेस 4 का विनाश साफ झलक रहा था। कैसी वीवो और वो दैत्यकार सर्प चिपकली वहां कहर बनकर टूट पड़े थे। आग, ध्वंस और रक्त हर और सिर्फ अराजकता थी। रार की उन स्त्रियों ने ये खबर इतनी तेजी से फैलाई कि अब समस्त रार की जनता वीवो को एक देवी मानने लगी थी। एक देवी जो कालजी सर्प पर आरूढ़ है। अब पूरी रार जाति यही मानने लगी थी कि वो मजौलिन को मारकर उन्हें आजादी दिलाएगी। सब कुछ बदल रहा था। रार के लोगों के लिए स्ट्रेन सी का पानी अब मुफ्त में उपलब्ध था। इस एक घटना ने मजौलिन के पूरे सत्ता संतुलन को हिलाकर रख दिया था। बड़ी संख्या में रार के लोग बेस 4 पर एकत्रित होने लगे थे। यहां तक कि मजौलिन के महल में काम करने वाले रार नागरिकों की भी निष्ठा संदिग्ध हो चली थी। मजौलिन के भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। यदि एक्स केज के कैदी विद्रोह कर सकते हैं तो रार के ये करोड़ों लोग भी बगावत पर उतर सकते हैं। बेस 4 की हार मजौलिन के लिए केवल एक सैन्य पराजय नहीं थी, ये उसके साम्राज्य की नींव को हिला देने वाली एक चोट थी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। वीवो ने उस पर ऐसा वार किया था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो नागिन जिसे मजौलिन ने केवल भोग की वस्तु समझा था, उसने मजौलिन से सबसे बड़ा बदला ले लिया था। क्या ये खबर नोकोविद तक पहुंच सकती है? मजौलिन की आंखें सख्त हो गई। वो केवल एक ही व्यक्ति से डरता था और वो था नोकोविद। विरलनाथ मेरे पास है, लेकिन फिर भी नोकोविद की छाया से मैं भयभीत हूं। अब एक ही विकल्प बचा है, इस विद्रोह को जल्द से जल्द कुचल देना होगा। परंतु सबसे बड़ा सवाल, उस सर्प चिपकली ने वीवो का आदेश क्यों माना? मजौलिन को अब भी ये पहेली परेशान कर रही थी। वीवो सिर्फ एम्ब्रोस से मिलने का बहाना बनाकर गई थी, लेकिन फिर वो उस सर्प चिपकली को वश में कैसे कर पाई? और फिर वो एम्ब्रोस कहाँ गया? वो इस पूरे हमले के वीडियो में कहीं भी दिख नहीं रहा था। क्या वो सचमुच सन ऑफ गॉड था, या फिर? मजौलिन की सोच में एक नया शक उभरने लगा। तभी मैक्स कमरे में दाखिल हुआ। सर, वीवो किसी धर्मा नाम की व्यक्ति को ही ढूंढ रही थी। मजौलिन की नजरें संकीर्ण हो गई। मुझे पता है, उसने मुझसे भी यही कहा था। मैक्स कुछ संकोच के साथ आगे बढ़ा। सर, हो सकता है कि धर्मा और एम्ब्रोस एक ही व्यक्ति हो। मजौलिन के भीतर एक झटके से सब कुछ जुड़ने लगा। हाँ मैक्स, एक्स केज में एम्ब्रोस भी ऐसा ही कुछ कह रहा था। और सर, मैंने कुछ और भी पता किया है। क्या? प्रोफेसर बोरो। ये कौन है? सर, प्रोफेसर बोरो पर ज़ोर प्लैनेट में आतंकवाद के आरोप में मुकदमा चल रहा है। लेकिन असली खबर ये है कि उसने एक धर्मा नाम के व्यक्ति को पैरेलल यूनिवर्स से बुलाया है। मजौलिन की आंखें चौड़ी हो गई थी। और ये धर्मा हमारे प्लैनेट पर कल रात एक स्पेसशिप से लैंड हुआ है। मजौलिन गुस्से से खड़ा हो गया। क्या? हमारे प्लैनेट पर कोई स्पेसशिप लैंड हुआ और मेरे सैटेलाइट स्टेशन ने मुझे बताया तक नहीं? मैक्स घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, सर, बताया तो था, लेकिन आप बेस 4 से लौटे सैनिकों को मृत्युदंड देने में व्यस्त थे। मजौलिन की मुठ्ठियां भींच गई। मैक्स मैक्स थोड़ा सहम गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी बात रखी।
सर, ये धर्मा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसके पास सम्मोहन करने की कोई शक्ति है। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब सर, ये लोगों को अपने वश में कर सकता है। मजौलिन गहरी सोच में पड़ गया। इसका मतलब उसने वीवो को मोहित कर लिया, और शायद उस दैत्य सर्प चिपकली को भी। मैक्स ने सर हिलाया। हाँ सर, और शायद यही कारण था कि एम्ब्रोस बार बार निष्प्राण हो जाता था। हो सकता है ये उसकी शक्ति का कोई साइड इफेक्ट हो। मजौलिन की आंखों में संदेह का एक और बीज उग गया। लेकिन एम्ब्रोस वीडियो में कहीं भी नहीं दिखा। आखिर वो गया कहाँ? मैक्स ने एक कुटिल मुस्कान के साथ जवाब दिया। शायद धर्मा ने उसे रास्ते से हटा दिया हो। मजौलिन की भौहें चढ़ गई। क्या कह रहे हो मैक्स? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। सर, ये सारा खेल धर्मा और वीवो का है। वो लोग शायद विरल नाग को हथियाना चाहते थे और नोकोविद को चुनौती देना चाहते हैं। मजौलिन का माथा ठनका। अगर ये सच है तो हमें जल्द से जल्द इन्हें रोकना होगा। मैक्स आगे झुका। सर, आपको सिर्फ धर्मा और वीवो को मारना नहीं है, बल्कि उन्हें रार की जनता के सामने पूरी तरह बर्बाद करना है। मजौलिन की आंखों में एक दम्भी चमक उभर आई। हाँ मैक्स, मैं इन दोनों को रार की जनता के सामने तड़प तड़प कर मरता हुआ देखूंगा, ताकि रार के लोगों को उनकी औकात हमेशा याद रहे। मजौलिन की आंखों में अंगारे दहक उठे। उसने कुटिल स्वर में कहा, ठीक है फिर, सबसे पहले बेस 4 को मुक्त किया जाएगा और फिर एक्स केज पर मजौलिन का कहर टूटेगा। मजौलिन ने कुछ अत्यंत भयानक सोच लिया था। सुबह का वक्त था। बेस 4 पर रार के लोग भारी संख्या में एकत्र हो चुके थे। पहली बार उन्होंने स्ट्रेंज सी को अपना मान लिया था। किसी को नहीं पता था कि एक्स केज के कैदियों ने ये असंभव कार्य कैसे कर दिखाया था। अब उन्हें धर्म सेना कहा जा रहा था। वीवो ने उन्हें यही नाम दिया था। धर्म सैनिक अति उत्साहित थे। वो धर्मा और वीवो के लिए अपने प्राण तक न्योछावर करने को तत्पर थे। वीवो, जो अब विशालकाय सर्प चिपकली को अपना वाहन बना चुकी थी, उनके लिए किसी देवी से कम नहीं थी। कई रार लोग भी अब धर्म सेना में सम्मिलित होने के लिए आतुर थे। जनरल मजौलिन और अजय सेना के क्रूर शासन का अंत समीप था। इस समय बेस 4 पर 500 धर्म सैनिक तैनात थे, जिनका नेतृत्व जुपिटर नामक वार्डन कर रहा था। वहीं तकरीबन 1 मिलियन रार के लोग भी आ चुके थे। उनके पास हथियार नहीं थे, लेकिन जो भी सामग्री उपलब्ध थी, उसे ही वो लोग युद्ध उपकरण की भांति उपयोग करने को तैयार थे। वे दृढ़ निश्चय कर चुके थे। बेस 4 और स्ट्रेंज सी पर उनका अधिकार अब कोई नहीं छीन सकता था। उन्हें ज्ञात था कि जनरल मजौलिन पलटवार अवश्य करेगा। रात के अंधेरे में धर्म सैनिकों ने अजय सेना पर अचानक हमला कर उन्हें पराजित कर दिया था। किंतु मजौलिन की शक्ति से वे सभी भलीभांति परिचित थे। जुपिटर को भी इस बात का आभास था कि मजौलिन का प्रतिशोध इतनी सरलता से टाला नहीं जा सकेगा। लेकिन वे सब अपनी अंतिम सांस तक लड़ने के लिए तैयार थे। उन्हें भान था कि आज का दिन बलिदान का दिन होगा, और उनकी आशंका शीघ्र ही सत्य सिद्ध हुई। मजौलिन आ गया था। वो विरल नाग के चमचमाते आर्मर से सुसज्जित अपने विशेष यान में सवार था। उसके साथ थे उसके 10 सर्वाधिक वफादार अंगरक्षक, जो विरल नाग के शस्त्रों और कवच से सुसज्जित थे। साथ ही 10,000 अजय सैनिकों की विशाल बटालियन थी। मजौलिन को केवल बेस 4 पर पुनः अधिकार नहीं चाहिए था, बल्कि धर्म सेना के हर एक सैनिक की लाशें बिछानी थी। उसके शानदार विमान के पीछे
10 विरलनाग सैनिक और 10,000 अजय सैनिक उड़ते हुए आ रहे थे। ये सेना किसी के भी हृदय में भय उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त थी। बेस 4 पर खड़े जुपिटर को अब ये भली भांति समझ आ गया था कि उसकी और धर्म सेना के बलिदान देने की घड़ी आ पहुंची है। लेकिन अब पीछे हटने का प्रश्न ही नहीं था। रार के लोग जो कभी मजोलिन का नाम सुनकर थर-थर कांपते थे, आज उसकी सेना को आकाश में मंडराते देखकर भी नहीं घबराए। उन्होंने भी इस असंभव युद्ध में भाग लेने का निश्चय कर लिया था, भले ही परिणाम पराजय ही क्यों न हो। धर्मा ने X-141 पर जीवन का नया संचार कर दिया था। वो सन ऑफ गॉड था और उसकी प्रेरणा ने लोगों को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर दिया था। मजोलिन ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उसकी सताई हुई ये आम जनता इतनी हिम्मत जुटा सकेगी कि उसके सामने डटकर खड़ी हो जाए, मृत्यु का आलिंगन करने के लिए तैयार। धर्मा ने जैसे इन लोगों पर कोई जादू कर दिया था। जो व्यक्ति स्वयं विरलनाग की रचयिता दानव सर्प चिपकली को धर्म की राह पर ला सकता था, उसके लिए मनुष्यों को धर्म के मार्ग पर ले आना कोई कठिन कार्य नहीं था। यही शक्ति धर्मा को नुकोविच से भी अधिक शक्तिशाली बनाती थी। धर्मा जिसे छू लेता उसे धर्म की राह पर ले आता है। आज उसने धर्म सैनिकों और रार के लोगों को इतना प्रेरित कर दिया था कि वे सब लोग मजोलिन के विरुद्ध अपने प्राण न्योछावर करने को तत्पर हो गए। मजोलिन को लगा था कि उसकी सेना को देखकर ये लोग भयभीत हो जाएंगे, परंतु ना तो बेस 4 पर तैनात धर्म सैनिक डरे और ना ही वे रार के लोग जो वहां एकत्रित हुए थे। इस दुस्साहस ने मजोलिन के क्रोध की अग्नि को और भी अधिक भड़का दिया। कीड़ों, तुम में से आज एक भी जीवित नहीं बचेगा। मजोलिन ने अपने विमान से प्रचंड उद्घोष किया। जय जय धर्मा, जय धर्म सेना। ये उद्घोष मजोलिन के शब्दों का उत्तर बनकर गूंज उठा। मजोलिन को इस दुस्साहस की कल्पना तक नहीं थी। एक महायुद्ध होने वाला था, ऐसा युद्ध जो X-141 पर पहले कभी नहीं हुआ था। ये धर्म युद्ध था। और दूसरी ओर धर्मा ने जनक 290 की सहायता से वीवो की विरल नाग का एक अभेद्य आर्मर तैयार कर लिया था। धर्मा और वीवो इस वक्त जनक 290 के भीतर थे। वीवो, ये विरल नाग से निर्मित एक दिव्य कवच है। ये तुम्हें मजोलिन के समान विरल नाग की ऊर्जा की शक्ति प्रदान करेगा। तुम्हारे सटीक प्रहार उसे हिला सकते हैं। धर्मा ने गंभीर स्वर में कहा। वीवो ने अपने नए कवच को देखा और अपनी असीम शक्ति का एहसास किया। उसके मन में आत्मविश्वास की लहर दौड़ गई। उसने भावुक होकर धर्मा को कसकर गले लगा लिया। तुम भी अपने लिए ऐसा ही कवच बना लेना धर्मा, वीवो ने प्रेमपूर्वक कहा। निश्चित रूप से वीवो, मैं भी अपना विरलनाग आर्मर तैयार करूंगा, लेकिन तुम्हें अब अपने सैनिकों के साथ प्रस्थान करना होगा। जनरल मजोलिन कभी भी बेस 4 पर आक्रमण कर सकता है। धर्मा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। हाँ धर्मा, हमें उसके आक्रमण का उत्तर देना होगा। उसके पाप का घड़ा अब पूरी तरह से भर चुका है। वीवो के शब्दों में क्रोध और संकल्प था। और उसका अंत तुम्हारे ही हाथों लिखा है वीवो। हाँ, उसे एक स्त्री के सम्मान भंग का दंड अवश्य मिलेगा, और वो भी समस्त रारवासियों के सामने। बिल्कुल धर्मा। धर्मा ने वीवो की ओर नजर भरकर देखा। वो पूरी तरह से तैयार थी। उसे यकीन था कि ये विरलनाग कवच उसे मजोलिन के विरुद्ध लड़ने की शक्ति देगा। लेकिन जो धर्मा नहीं जानता था वो ये कि वीवो को असली शक्ति इस कवच से नहीं बल्कि इस बात से मिल रही थी कि धर्मा उसके साथ था। वीवो ने धर्मा को जोर से गले लगाया और ऊंची आवाज में बोली, जीत धर्म सेना की होगी। धर्म सेना? धर्मा ने आश्चर्य से दोहराया। हाँ धर्मा, आज से हम सभी धर्म सैनिक हैं।
तुम्हारे सैनिक। वीवो के स्वर में अटूट विश्वास झलक रहा था। धर्मा को हर्ष भी हुआ और गर्व भी। वो जिस मिशन पर अकेले चला था, उसमें अब अनगिनत लोग जुड़ गए थे। लेकिन उसकी राह यही नहीं रुकती। उसे केवल X-141 को मुक्त नहीं कराना था, बल्कि पूरे जौर साम्राज्य में धर्म और सच्चाई का संदेश फैलाना था। वो सन ऑफ गॉड था। उसने ठाना था कि वो लोगों को प्रेरित करेगा ताकि वे धर्म और सत्य के मार्ग पर चले। ये नियति थी। वो व्यक्ति जो स्वयं किसी ग्रंथ को नहीं मानता था, जिसने कभी बौफ नहीं पढ़ी थी, जो किसी धर्म की पुस्तक में विश्वास नहीं करता था, वही आज धर्म के नाम पर एक नए युग की नींव रख रहा था। शायद सोना ने ठीक ही कहा था कि धर्मा की नियति ही थी कि वो इस ब्रह्मांड में जन्म ले और लोगों को सही राह दिखाए। यदि वो नोकोविद का पुत्र बनकर पला बड़ा होता, तो शायद उसे X-141 के लोगों का कष्ट कभी समझ ही नहीं आता, जैसे नोकोविद ने कभी नहीं समझा। नोकोविद न्यायप्रिय था, किंतु उसने रार के लोगों के दुख दर्द को महसूस करने की कोशिश ही नहीं की थी। यही अंतर था धर्मा और नोकोविद में। नोकोविद अत्यंत बुद्धिमान और शक्तिशाली था, परंतु धर्मा करुणामयी था। धर्मा वो था जो अपनी नेक नियति और पवित्र हृदय से लोगों के जीवन को परिवर्तित कर सकता था। धर्मा की आंधी अब नोकोविद के साम्राज्य में एक बड़ा बदलाव लाने वाली थी। ये पिता पुत्र का संघर्ष पूरे फ्रान गैलेक्सी को बदल कर रख देगा। हालांकि अभी ना धर्मा को ज्ञात था कि नोकोविद उसका पिता है, और ना ही नोकोविद को पता था कि धर्मा उसका पुत्र है। दोनों पक्ष अब एक निर्णायक युद्ध की ओर बढ़ रहे थे। एक रक्त पिपासु संघर्ष जिसमें केवल एक ही विजेता बच सकता था।